हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत फिजिक्स की क्लास में, भौतिकी क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन या गति के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए एक प्रमुख प्रकार पढ़ने वाले हैं, जो कि है पीरियोडिक मोशन, या इसको आवर्ती गति कहा जाता है। ठीक है। पिछले क्लास से हम टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको गति के दो प्रकार जो है उसका अध्ययन करा दिया है, जिसमें से हमने एक देखा स्थानांतरीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन, और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। और उस घूर्णन गति के अंतर्गत हमने दो प्रकार के आघूर्ण पढ़े थे, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो इसी कड़ी को आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, और आज के क्लास में हम टाइप्स ऑफ मोशन को जो है वो पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं। ठीक है। तो आप केवल आवर्ती गति लिखा हुआ है एक गति पढ़ना है ऐसा मत समझिए। मैं पिछले क्लास में जो आपको टेबल बताया था, जिसके माध्यम से गति के कितने प्रकार हैं, उसको मैंने समझाया था, वो आपके सामने एक बार मैं रख देता हूं। आप देख सकते हैं कि गति के जो हमने शुरुआत में तीन प्रकार बताए थे, स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति और आवर्ती गति। इसमें से स्थानांतरीय और घूर्णन का अध्ययन हम कर चुके हैं। आवर्ती जो है हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ये जो आवर्ती गति है, खुद देख सकते हैं पीरियोडिक मोशन, ये खुद में तीन भागों में जो है वो बटा हुआ है। पहला है कंपनी गति या दोलनी गति, इसको वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑस्किलेटरी मोशन कहा जाता है। दूसरा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहते हैं। और तीसरा है प्रक्षेप्य गति, इसको कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद हर गति में कुछ कुछ जो है क्या है, आपके सिद्धांत हैं। ठीक है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ से आपका निश्चित रूप से एक प्रश्न गति के चैप्टर से जो है वो आपका पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से आज की क्लास को आपको समझते हुए चलना है। साथ ही जो छात्र पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, ये सब चीजें जिनको नहीं लग रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपने हमारा निःशुल्क ऑनलाइन बैच जो है वो अभी तक नहीं ज्वाइन किया। मैं आपको बता दूं, प्रयोगशाला परिचालक में जो आपका साइंस पार्ट है, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, उसकी निःशुल्क क्लासेस जो है एकेडमी के द्वारा रन की जा रही है, जिसमें मेरे द्वारा साइंस के तीनों पार्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो है वो आपका अध्ययन किया जा रहा है। तो यदि आप अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं, तो इस बैच से जुड़ जाइए निःशुल्क रूप से, जिसमें आपको सभी क्लासेस के लिंक और उनके नोट्स भी जो है वो आपके निःशुल्क रूप से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ने के लिए केवल आपको अपना नाम लिखना है, प्रयोगशाला लिखना है, और नीचे स्क्रीन पे जो आपका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। तो उस निःशुल्क बैच में जुड़ने के बाद आपको सभी पिछले क्लासेस और सभी पिछले क्लासेस के नोट्स, इवन इस क्लास के नोट्स भी वहां पे अवेलेबल जो है वो आपका करा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो पीरियोडिक मोशन होता है, जो आवर्ती गति होता है, ठीक है, उसके तीन प्रकार हैं। अब मैं तो आपको उसको पहले चार्ट के रूप में समझा चुका हूं, जो पिछला क्लास देखे हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा सब हेडिंग के रूप में लिख देता हूं कि आवर्ती गति के अंतर्गत अपने को क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है। आवर्ती गति को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अब ये क्या होता है आगे हम देखने वाले हैं, उससे पहले हम आवर्ती गति के जो है तीन प्रकार जो है वो आपका देख लेते हैं। आवर्ती गति के अंतर्गत पहला प्रकार मैंने आपको बताया था कंपनी गति, या इसी को क्या कहा जाता है, दोलनी गति। कंपनी गति या दोलनी गति। ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं वाइब्रेटरी। अब देखो, वाइब्रेट होना मतलब कंपन होना, वाइब्रेटरी मोशन, या दोलनी गति, ऑस्किलेटरी मोशन जो है इसको कहा जाता है कंपनी गति, या फिर आपका दोलनी गति। एक ही बात है, आगे हम इसको डिटेल से समझेंगे। दूसरा जो प्रकार है वो है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, इसको कहा जाता है सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन, दोनों बोल सकते हो, सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति अलग चीज होता है, घूर्णन गति अलग चीज होता है ना। घूर्णन गति मतलब रोटेटरी मोशन, जिसको हमने पिछले क्लास से पढ़ा है, और वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन। दोनों में अंतर मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है। उसके बाद अंतिम जो हमको देखना है आवर्ती गति का प्रकार, वो है बेटा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति इंग्लिश में इसको कर्वीलिनियर मोशन कहा जाता है, कर्वीलिनियर मोशन या प्रक्षेप्य गति। ठीक है।
तो एक एक करके अपन देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति है क्या, गति में आवर्ती गति है क्या, फिर हम उसके प्रकारों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आवर्ती गति की परिभाषा क्या हो सकती है, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो। डेफिनेशन वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक समझ स्थापित करने के लिए आपको आवर्ती गति क्या होती है समझना जरूरी है, ठीक है। सिंपल भाषा में कहूं तो जब भी कोई पिंड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई वस्तु बार बार उसी प्रकार की गति को दोहराता है, बार बार वही गति करता है, तब उसकी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। कैसे बार बार वही गति, इससे मेरा आशय क्या है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक पिंड ले रहा हूं, मान लो ये पिंड है, मतलब कोई वस्तु है इस प्रकार से। अब ये वस्तु मान लो क्या कर रही है, एक बार इधर जाती है, ठीक है, फिर वापस इधर आती है, फिर इधर जाती है, फिर वापस आती है। तो बार बार वही गति कर रही है। या वो वस्तु क्या कर रही है, ऐसा चक्कर लगा रही है, एक ही पथ पे बार बार उसी प्रकार की क्या कर रही है, गति कर रही है। तो जब भी कोई पिंड बार बार वही प्रकार की गति, एक ही प्रकार की गति करता है, तब उसकी गति को क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन कहा जाता है, या आपका आवर्ती गति कहा जाता है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो इस प्रकार से इधर उधर गति करे, लेफ्ट राइट गति करे, हो सकता है वो अप डाउन गति करे, ऊपर नीचे गति करे, हो सकता है वो ऐसा गोल गोल गति करे, ठीक है। तो उसके पाथ के आधार पर, उसके मार्ग के आधार पर कि वो लेफ्ट राइट जा रहा है, अप डाउन हो रहा है, गोल घूम रहा है, इसके आधार पर आवर्ती गति को तीन भागों में जो है वो आपका डिवाइड किया गया है। कंपनी या दोलनी गति, एक होता है वृत्तीय गति और एक होता है प्रक्षेपीय गति, ठीक है। अब इनमें से एक एक को अपने को समझते हुए चलना है और देखना है कि यहां से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, कंपनी गति या आपका दोलनी गति से। बस ध्यान मत भटकाना, क्लास से मेरा दावा है कि क्लास के अंतिम तक गति के पूरे प्रकारों को आप इजी वे में जो है आपका समझ जाएंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बोल दे रहा हूं, कंपनी गति क्या कहा जाता है, इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, या दोलनी गति क्या कहते हैं, ऑस्किलेटरी जो है वो आपका मोशन इसको कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसकी परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा थोड़ी सी वियर्ड लगेगी आपको। कैसे, कंपनी गति या दोलनी गति की परिभाषा ये होती है, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति, ठीक है। अब एक निश्चित बिंदु में, ये परिभाषा मेरे द्वारा बनाया गया है, ऐसा परिभाषा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इजी वे में, क्योंकि परिभाषा लिखने के लिए तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस वो आपके दिमाग में क्या रहे, आपका सेट रहे। अब एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति यही कहलाती है कंपनी गति या दोलनी गति। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, यहाँ पे एक झूला आपको दिखाई दे रहा है, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको एक पेंडुलम क्लॉक दिखाई दे रहा है, पेंडुलम घड़ी दिखाई दे रही है, ये इसका एग्जाम्पल है कंपनी गति या दोलनी गति का, ठीक है। दोनों नाम इसलिए मैं यहाँ पे रखा हूं क्योंकि बस भिन्नता क्या है, आपका दिशा में है, बाकी दोनों गति एक ही प्रकार की है। पहले मैं दोलन वर्ड को समझ देता हूं, कोई भी पिंड दोलन करना, जैसे आप बचपन में झूला झूले होंगे, ठीक है, अभी भी झूलते होंगे जवानी में, लेकिन इसमें क्या है, आप ये देखे होंगे कि झूला इस प्रकार से स्थिर रहता है, और जब झूला को उसके इस स्थिर अवस्था से हम विस्थापित कर देते हैं, चाहे पीछे करें चाहे आपका आगे करें, तो वो क्या करता है, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार से लेफ्ट राइट क्या होने लगता है, आपका गति करने लगता है, इधर उधर, मतलब लेफ्ट राइट क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो जब एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष वो इस प्रकार से गति करता है, तो यही गति किस प्रकार की गति कहलाती है, दोलनी गति कहलाती है। ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। सेम इसी प्रकार का बिहेवियर आप पुराने जमाने में आने वाली जो पेंडुलम क्लॉक होती थी, पेंडुलम घड़ी, उसमें भी देख सकते हो। इसमें इस प्रकार से एक जो है आपका रस्सी नुमा संरचना से ये पिंड जो है लटका हुआ रहता है, और ये इस प्रकार से गति करता है, ठीक है, लेफ्ट राइट, एक बार इधर जाएगा ये, फिर एक बार बीच में आएगा, फिर इधर जाएगा, इस प्रकार से ये लेफ्ट राइट क्या करता है, गति करता है। तो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष ये गति कर रहा है,
ठीक है, तो इसकी भी जो आपकी गति है वो कौन सी गति कहलाएगी, दोलनी गति कहलाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको दोलनी गति कहा गया, ठीक है, लेकिन इसको कंपनी गति क्यों कहते हैं? कंपनी गति इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, देखिए ये झूला वाला एग्जाम्पल पहले मैं चित्र के माध्यम से आपके सामने रख देता हूं। मान लो एक रस्सी से हमने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पिंड को लटका दिया, ठीक है। अब मान लो हम उसको चाहे लेफ्ट की तरफ विस्थापित कर दें, चाहे राइट की तरफ विस्थापित कर दें। मान लो हमने उसको इस प्रकार से इस दिशा में विस्थापित कर दिया, ठीक है, इतनी दूरी, ठीक है, तो क्या वो वहीं अटका रहेगा? नहीं, वो फिर से अपनी इस प्रकार से मूल अवस्था में आएगा और इधर से ऐसा आगे बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसा कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से क्या करने लगेगा, वो आपका दोलनी गति करने लगेगा, लेफ्ट राइट, ठीक है। लेकिन कंपनी गति क्यों कहते हैं? मान लो सिचुएशन हमने चेंज किया, एक फिर से आधार लिया, इस आधार में हमने स्प्रिंग लटका दिया इस प्रकार से, और इस स्प्रिंग के नीचे एक हमने भार लटका दिया, एक पिंड लटका दिया। अब आप देख सकते हो कि यदि मैं इस स्प्रिंग को ऐसे नीचे की ओर खींच के छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। ये भी दोलनी गति है, लेकिन ये इसको कंपनी गति या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, क्योंकि अभी ये लेफ्ट राइट मूव ना हो करके क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मूव हो रहा है। तो चाहे अप डाउन मूव हो, ऊपर नीचे मूव हो, चाहे लेफ्ट राइट मूव हो, वो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है, चाहे लेफ्ट राइट हो, चाहे ऊपर नीचे हो। तो इस प्रकार की गति को कंपनी गति या दोलनी गति कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल आपको हटा दे रहा हूं, क्योंकि एक एग्जाम्पल से पढ़ो, समझना आसान होगा। ये वाला जो एग्जाम्पल है झूला वाला या पेंडुलम वाला, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल से आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न भी जो है यहीं से पूछे जाते हैं। अब इतना समझ में आ गया कि दोलनी गति है क्या, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करना दोलनी गति है। अब जब भी हम दोलनी गति की बात करते हैं, इसमें दो तीन टर्म्स हैं, कुछ शब्दावली है या कुछ सिद्धांत बोल सकते हो, जिसको आपको याद रखने हैं आगे के प्रश्न को समझने के लिए। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि साम्यावस्था क्या होती है। साम्यावस्था क्या होती है। दूसरा याद रखना है बेटा, आयाम क्या होता है। ठीक है, साम्यावस्था क्या होती है, आयाम क्या होता है। तीसरा आपको याद रखना है कि आवर्त काल क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है। ठीक है, और चौथा आपको याद रखना है आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, साम्यावस्था क्या होता है, आयाम क्या होता है, आवर्त काल क्या होता है और आवृत्ति क्या होता है। ठीक, इसको मैंने पिछले क्लास में जब आपको टेबल के माध्यम से गति के प्रकारों को मैंने जब समझाया था, उस दौरान मैंने आपको बताया था कि कंपनी या दोलनी गति के अंतर्गत हमको ये सारी चीजें थोड़ी समझनी है। ठीक है, इंग्लिश में लिख दो, साम्यावस्था इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, और आवर्तकाल पीरियड कहा जाता है या टाइम पीरियड इसको कहा जाता है। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्तकाल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। इसको अपने को आगे थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इन सबको समझिए, ये है क्या, इनकी परिभाषा क्या है, आवर्तकाल किसको कहते हैं, आयाम क्या होता है, साम्यावस्था क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम पॉइंट से। ये क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहां समझाता हूं इस चित्र के माध्यम से, कोई भी पिंड जो है जब इसको हम किसी आधार से लटकाते हैं एक रस्सी के सहारे, ठीक है, उस रस्सी में वजन नहीं होना चाहिए, वो रस्सी जो है, ये जो आपकी रस्सी है, ये लगभग भारहीन होनी चाहिए। अब पूर्णतः भारहीन तो नहीं हो सकता ना, फिजिक्स में कुछ ना कुछ तो भार होगा,
लेकिन किसकी तुलना में भारहीन होना चाहिए? इस पिंड के वजन की तुलना में। इस पिंड का वजन क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो इसकी तुलना में लगभग इस रस्सी का भार क्या होना चाहिए? नगण्य होना चाहिए, भारहीन होना चाहिए। तो जब हम किसी भी पिंड को इस प्रकार से एक भारहीन रस्सी से लटकाते हैं, है ना, तो ये जब किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं हुआ है, चुपचाप इस प्रकार से ये आपका स्थिर अवस्था में है, तो यही जो आपकी स्थिर अवस्था होती है ना बेटा, इसी को साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आपका कहा जाता है। तो उसकी स्थिर अवस्था क्या कहलाती है? साम्यावस्था। स्प्रिंग वाला जो एग्जांपल दिया था, जब स्प्रिंग चुपचाप स्थिर है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो स्थिर अवस्था क्या कहलाती है? साम्यावस्था, सीधी सी बात। ठीक है। अब ये स्थिर अवस्था से मूव कब करेगा? जब आप इसको उसकी साम्यावस्था से, जब आप उसको, ये वाली अवस्था क्या है आपका? साम्यावस्था। जब आप इसको इसकी साम्यावस्था से विस्थापित कर दोगे, चाहे लेफ्ट ढकेल दोगे चाहे राइट ढकेल दोगे, तो एक बार इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, जब तक जो है आपका पृथ्वी की ग्रेविटी और वायु घर्षण बल उसकी गति को रोक ना दे, तब तक वो चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक बार करोगे तो चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वायुमंडल में वायु का घर्षण बल है, प्लस पृथ्वी में क्या है, ग्रेविटी है, तो धीरे से वो उसको रोक देगा, फिर साम्यावस्था में ले आएगा। ठीक है। तो बीच वाली अवस्था स्थिर अवस्था साम्यावस्था कहलाई। अब जब हम इसको विस्थापित कर देते हैं, तो ये इस दिशा में इतना विस्थापित हो गई, ठीक है, इस दिशा में इतना विस्थापित हो गई। तो किसी भी एक दिशा में उस पिंड का अधिकतम विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। किसी भी एक दिशा में पिंड का अधिकतम विस्थापन, जितना दूर वो विस्थापित होता है, वो उसका आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, लिख भी देता हूं। साम्यावस्था मतलब क्या है? जब वो पिंड स्थिर अवस्था में है, तब वह अवस्था क्या कहलाएगी? साम्यावस्था। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कहलाएगा। आयाम का मतलब क्या हुआ? किसी भी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन, किसी भी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन क्या कहलाएगा? आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है। चाहे वो लेफ्ट दिशा की ओर विस्थापन हो, ये भी आयाम कहलाएगा, चाहे वो राइट दिशा की ओर विस्थापन हो, ये भी आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो आयाम का मतलब क्या होता है? किसी भी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन, आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आवर्तकाल। इसकी परिभाषा लिखते ही ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। आवर्तकाल मतलब एक दोलन पूरा करने में लगा समय। एक दोलन पूरा करने में लगा समय। अब एक दोलन से मतलब क्या होता है? ये मान लो पिंड स्थिर अवस्था में साम्य अवस्था में था, इस प्रकार से इसको किसी भी एक समय विस्थापित कर दिया, तो ये मान लो यहाँ पे आ गया ऐसे। अब यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ आएगा, तब ये एक दोलन कहलाएगा। तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, मान लो 1 सेकेंड लगा या 0.5 सेकेंड लगा, 0.3 सेकेंड लगा, जो भी लगा, ठीक है, तो एक दोलन पूरा करने में उस पिंड को जो समय लगता है वो उसका क्या कहलाएगा? आवर्त काल जो है वो आपका कहलाएगा। गॉट इट? आई बात समझ में? उसके बाद देखो, अंतिम में है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? आवृत्ति का मतलब 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या। 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। 1 सेकेंड में वो कितना दोलन कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति। समझ में आ गया ये चार चीजें? साम्य अवस्था मतलब जब वो स्थिर अवस्था में है, इस प्रकार से मैं आपका एक पेन के माध्यम से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है। ये मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, देखो, ये मान लो पेन इस प्रकार से स्थिर अवस्था में है, तो ये साम्य अवस्था में है।
अब मान लो किसी भी एक दिशा में विस्थापित हो गया इस प्रकार से, ठीक है, तो फिर वो दोलन करना चालू कर देगा इस प्रकार से। अब दूसरा चीज मैंने बताया आपको क्या, आयाम, एम्पलीट्यूड। मान लो इस दिशा में विस्थापित हुआ, इतना विस्थापित हुआ, तो किसी भी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन उसका क्या कहलाएगा, आयाम। वो इस दिशा में भी हो सकता है, वो इस दिशा में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आवर्तकाल, यहां से यहां गया, फिर वापस यहां आया, तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या है आपका, उसका आवर्तकाल। और एक सेकेंड में दोलनों की जो संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी, ठीक है। आई थिंक अब आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम दोलनी गति पढ़ते हैं तो वहां पे एक आपको युक्ति याद रखनी है जिसको कहा जाता है सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, और एक डिवाइस के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है जिसको कहा जाता है सरल लोलक, या इसको क्या कहते हैं आपका, सिंपल पेंडुलम, ठीक। इंग्लिश में भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, क्या कहेंगे इसको, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, ठीक। अब देखो, ये चित्र कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको। अभी मैंने कुछ देर पहले इस प्रकार का चित्र अपने हाथ से आपको बनाया था, ठीक है, कि एक आधार से हम जो है एक भारहीन रस्सी के सहारे किसी पिंड को जब आपका लटका देते हैं, ठीक है, तो लटकाने के बाद जो है आपका किसी भी एक दिशा में उसको विस्थापित करते हैं, तो वो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार से क्या करता है, आपका गति करता है, ठीक है। तो ये जो आपकी गति होती है इसको दोलनी गति कहा जाता है। और कोई भी पिंड इस प्रकार की गति करता है तो उस पिंड या उस युक्ति को, ठीक है, सरल लोलक कहा जाता है, ठीक। एक भारहीन रस्सी से किसी भी पिंड को लटका दें और उसकी साम्य अवस्था से या उसकी स्थिर अवस्था से उसको विस्थापित कर दें, तो जो इस प्रकार की गति करता है उसको सरल आवर्त गति कहते हैं, ठीक है। सिंपल पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता है उसको। और इस युक्ति को सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक कहते हैं। तो सरल लोलक की जो परिभाषा है वो मैंने पहले से यहाँ पे लिख रखी है, क्योंकि आज के क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, तो मैंने बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे पहले से लिख रखी हैं, ताकि आपका समय जो है वो आपका जाया ना हो, ठीक। क्या कहा मैंने कि एक भारहीन रस्सी, इस प्रकार से एक भारहीन रस्सी, और मैंने बोला था कि रस्सी का कुछ ना कुछ तो भार होगा, पूरी तरीके से भारहीन तो वो नहीं होगी, लेकिन पिंड के सापेक्ष, जो नीचे लटका हुआ पिंड है उसके सापेक्ष उसका भार लगभग नगण्य होना चाहिए। तो एक भारहीन रस्सी के निचले सिरे में पिंड लटका कर उसे साम्य अवस्था से, ये वाला उसका अवस्था क्या है, साम्य अवस्था से जब उसको विस्थापित कर दिया जाए तो इसकी गति जो इस प्रकार से गति करेगा उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और यह युक्ति क्या कहलाएगा, सरल लोलक कहलाएगा। तो सरल लोलक क्या होता है समझ लिया आपने। अब सरल लोलक के दैनिक जीवन में दो प्रमुख उदाहरण मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो झूला, ये मेन उदाहरण है, और दूसरा जो पेंडुलम घड़ी होती है ना, इसको भी हिंदी में क्या कहते हैं, लोलक घड़ी, क्योंकि ये लोलक के सिद्धांत पर ही काम करता है, पेंडुलम क्लॉक, ठीक। अब इसमें आपको चीज क्या याद रखना है, देखो अभी मैंने कुछ देर पहले तुमको अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे शब्द बताए, साम्यावस्था क्या होता है, आयाम क्या होता है। उसमें एक शब्द मैंने बताया आपको आवर्तकाल, और आवर्तकाल की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई कि एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं, और मैंने कहा था इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी आवर्तकाल से क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको। देखो, आवर्तकाल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी से। इसका फॉर्मूला मैं पहले बता दूं जहां से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। आवर्तकाल, ठीक है, टी बराबर 2 पाई √L/G। आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई × √L/G, ठीक है। अब इसमें टी का मतलब तो आवर्तकाल है, ये सभी जान रहे हो आप। बाकी क्या है उसको देख लो।
तो इसमें जो आपका 2 पाई है वो तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ दो, नियतांक है वो तो। बच गया एल और आपका जी, ये क्या है, तो मैं इसको इसी में निरूपित कर दे रहा हूं। एल जो है ये डोरी की लंबाई है, एल मतलब लेंथ है, लंबाई है, किसकी लंबाई, डोरी की लंबाई जिससे वो पिंड लटका हुआ है, ठीक है। और जी ग्रेविटी है, गुरुत्व है या गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो जी फॉर ग्रेविटी है, एल फॉर लेंथ है, ठीक है। एल डोरी की लंबाई है, जी ग्रेविटी है। अब मैं हर क्लास में आपको अनुपात, आपका समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का सिद्धांत जो है वो समझाते हुए आया हूं कि क्या होती है ये चीजें, ठीक है। और हर क्लास में बताता हूं कि जिनके बीच समानुपाती का संबंध होता है, ये समानुपाती बी जैसा है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब समानुपाती संबंध होता है तो किसी भी एक तरफ का मान यदि आप बढ़ाओगे तो दूसरे तरफ का मान भी बढ़ जाता है, या किसी भी एक तरफ का मान यदि आप घटाओगे दूसरे तरफ का मान घट जाता है, ठीक है। यदि व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है, तो अगर किसी एक पक्ष का मान बढ़ाओगे दूसरे पक्ष का मान घट जाएगा, या किसी एक पक्ष का मान आप घटाओगे दूसरे पक्ष का मान जो है वो आपका बढ़ जाएगा। अब इस फॉर्मूले पे विचार करते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी, ठीक है, समझ में आया ये सारी चीज। तो 2 पाई को छोड़ दो, ये नियतांक है। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो आपका आवर्तकाल t है और जो लेंथ l है, इनके बीच समानुपाती संबंध है ना। अगर मैं इसको तोड़ूं तो t और l के बीच समानुपाती संबंध है, t बराबर l है, और t और g के बीच, आवर्तकाल और g के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, t बराबर 1/g है, ऐसा है ना। तो यहां पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो आपका आवर्तकाल होता है, किसी भी पिंड का जो आवर्तकाल होगा, और आवर्तकाल मतलब क्या होता है बेटा, दोलन पूरा करने में लगा समय, दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो आवर्तकाल t जो है ये डोरी की लंबाई के समानुपाती है। मतलब यदि डोरी की लंबाई आप बढ़ाओगे तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, होगा ऐसा। और यदि आप डोरी की लंबाई को कम करोगे तो आवर्तकाल भी कम होगा, है ना। ग्रेविटी के बारे में थोड़ा बाद में बताता हूं, पहले आवर्तकाल और डोरी की लंबाई के बारे में बताता हूं। अब मैंने कहा अगर बढ़ाओगे तो एक तरफ बढ़ेगा, घटाओगे तो एक तरफ घटेगा, ठीक है, आवर्तकाल। अब आवर्तकाल बढ़ना और आवर्तकाल घटने का मतलब क्या है, आवर्तकाल अधिक हो जाना और दूसरा आपका जो कंडीशन है वो है आवर्तकाल कम हो जाना। एक कंडीशन आवर्तकाल अधिक होना और दूसरा कंडीशन आवर्तकाल कम होना। आवर्तकाल अधिक होना मतलब दोलन पूरा करने में अधिक समय लेना, अधिक समय लगेगा, होगा। मैं इसको तोड़ तोड़ के इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन मत रहे। आवर्तकाल अधिक होना मतलब उस पिंड को दोलन पूरा करने में समय ज्यादा लगेगा, ठीक। आवर्तकाल कम होना मतलब उस पिंड को दोलन पूरा करने में कम समय लगेगा, ठीक। तो आवर्तकाल अधिक होना मतलब उस पिंड को दोलन पूरा करने में अधिक समय लगेगा। कोई पिंड दोलन पूरा करने में अधिक समय ले रहा है तो वो पिंड क्या कहलाएगा, उसकी गति कैसी है, धीमी गति है। अब धीमी गति है तब तो वो पिंड दोलन पूरा करने में अधिक समय ले रहा है। तो कई बार छात्र कंफ्यूज जाते हैं, आवर्तकाल अधिक मतलब फास्ट है, ऐसा नहीं बेटा। आवर्तकाल का मतलब ही होता है दोलन पूरा करने में लगा समय। तो किसी भी पिंड का आवर्तकाल अधिक है मतलब वो दोलन पूरा करने में ज्यादा समय ले रहा है, मतलब उसकी गति क्या है, धीमी है। समझना इन बातों को, इजी लगता है लेकिन गलत हो जाता है एग्जाम में।
दूसरा, आवर्तकाल कम होना मतलब वो दोलन पूरा करने में कम समय लेगा, और कोई भी पिंड जब दोलन पूरा करने में कम समय लेगा तो उसकी गति क्या है, तेज है। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि आवर्तकाल किसी पिंड का अधिक है मतलब वो धीमा है। ठीक है, अरे नाम में ही काल है, काल अधिक ले रहा है, समय अधिक ले रहा है तो वो धीमा है। काल कम ले रहा है, समय कम ले रहा है मतलब वो तेज है। ठीक है, अब इतना चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसका अर्थ ये निकल रहा है, मतलब इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम मान लो किसी पिंड को इस प्रकार से लटकाएंगे और यदि हम उसको तेज करना चाहते हैं या धीमा करना चाहते हैं तो हमको डोरी की लंबाई को कम या ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि डोरी की लंबाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है किसके, आवर्तकाल के। डोरी की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, और आवर्तकाल बढ़ जाना मतलब गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। यदि हम डोरी की लंबाई कम करेंगे तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम होना मतलब दोलन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो उस लोलक का धीमा चलना या तेज चलना डोरी की लंबाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जाहिर सी बात है ना, एक छोटा सा तुम खुद इमेजिन करो ना, एक छोटा सा तुम रस्सी से कुछ चीज लटका के पकड़े हुए हो, तो रस्सी छोटा है तो वो जल्दी क्या करेगा, दोलन करेगा। ठीक है, रस्सी की लंबाई कम है तो आवर्तकाल कम है, आवर्तकाल कम है मतलब वो तेज गति से क्या करेगा, गति करेगा। अब सोचो एक बड़ा रस्सी तुम पकड़ोगे और इधर उसको ऐसा विस्थापित करोगे, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, तो आपने रस्सी की लंबाई को क्या किया, अभी कंडीशन में रस्सी की लंबाई आपने बढ़ा दी तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। रस्सी की लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ा, अर्थात आवर्तकाल अधिक मतलब उसकी गति क्या हो गई, धीमी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इस आवर्तकाल का ग्रेविटी से क्या जो है आपका संबंध है। तो यहाँ पे आवर्तकाल और ग्रेविटी का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। टी बराबर है 1/g, है ना, 1/g है ना, 1/g में। तो यहाँ पे उल्टा संबंध है, अगर ग्रेविटी कम होगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो आवर्तकाल घटेगा, उल्टा होगा जस्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रख लो कि आवर्तकाल और ग्रेविटी का व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, जबकि आवर्तकाल और डोरी की लंबाई का समानुपाती संबंध है। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल देके आपको समझा दे रहा हूं ग्रेविटी कम ज्यादा का। ठीक है, अब मान लो कोई इस प्रकार से पिंड जो है पृथ्वी में है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन वो आपका चंद्रमा में है। तो पृथ्वी की ग्रेविटी क्या है आपका, अधिक है। चंद्रमा की ग्रेविटी क्या है, कम है, 6 गुना कम है ना। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की ग्रेविटी 1/6 है, मतलब 6 गुना कम है। तो जाहिर सी बात है कि किसी लोलक को हम जब पृथ्वी से चंद्रमा पर आपका ले जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटी कम हो जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल अधिक होना मतलब दोलन पूरा करने में अधिक समय लेना, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। चंद्रमा पे क्या हो जाएगा, वो आपका धीमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी क्या है आपका, कम। ठीक, तो इसके ऊपर भी क्या करता है आपका, डिपेंड करता है। अब हम आगे बढ़े, तो ये मैंने आपका आवर्तकाल का जो कॉन्सेप्ट है लंबाई के सापेक्ष और ग्रेविटी के सापेक्ष, वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि इससे जो है आपका 2-3 प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं प्रश्नों को लिखूंगा नहीं, बस बोल के बताऊंगा, और यहाँ पे जो चित्र मैंने बनाया हुआ है उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न ये बनता है कि, लिख ही दे रहा हूं यार, चलो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक लड़की है जो झूले पर बैठ के झूल रही है, दूसरा खड़ी होकर के झूल रही है। ठीक है, तो किस कंडीशन में उसकी गति
तेज होगी। दूसरा क्वेश्चन, जो लोलक घड़ियां होती हैं, जो पेंडुलम क्लॉक होता है, ये लोलक घड़ियां गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाती हैं, जबकि सर्दी के दिनों में या ठंडी के दिनों में तेज हो जाती हैं, क्यों? तीसरा क्वेश्चन, ये जो सरल लोलक घड़ी होती है, पेंडुलम क्लॉक होती है, ये लोलक घड़ी जो है स्पेस में कार्य नहीं करती, अंतरिक्ष में कार्य नहीं करती हैं, क्यों? इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहले प्रश्न की ओर अपन जो है आपका बात करें। पहला प्रश्न ये है कि कोई झूला है जिसमें कोई बच्ची जो है खड़े होकर के झूलेगी तब उसकी गति तेज होगी, या बैठ करके झूलेगी तब उसकी गति तेज होगी। सभी झूला झूले हैं, है ना। अब झूला झूले हैं तो इतना तो आप आंसर बिना फिजिक्स के नियम के बता दोगे कि जब हम खड़े होकर झूलते हैं तो हमको अपनी गति ज्यादा फील होती है, किसकी तुलना में? बैठ के झूलने की तुलना में। तो केवल फील नहीं होती, वास्तविक में जब आप खड़े हो जाते हो ना तो आपकी गति बढ़ जाती है। झूले के ऊपर जब आप खड़े होकर झूलते हो तो आपकी गति बढ़ जाती है, किसकी तुलना में? बैठने की तुलना में। तो इसका आंसर तो यही है कि बच्ची जो है अगर बैठ करके झूलेगी तो उसकी गति धीमी होगी, लेकिन खड़े होकर के झूलेगी तो उसकी गति तेज होगी। अब इसको हम इस आवर्तकाल के नियम से यदि हम समझें, फिजिक्स के नियम से यदि हम समझें, तो पहले हम क्या करते हैं, बच्ची बना लेते हैं भाई। ये देखो हमने एक बच्ची ले लिया, ठीक है, मान लो बच्ची है, और ये ऐसी बैठी हुई है, बैठी अवस्था में झूल रही है, ठीक है। तो अब यहां पे पिंड किसको माना जाएगा? इस बच्ची के शरीर को पिंड माना जाएगा, इस बच्ची के शरीर को ऑब्जेक्ट माना जाएगा, ठीक है। और रस्सी कौन सी है? ये झूले की रस्सी, भाई रस्सी है। तो ये यहां से ऐसे आधार से लटकी है, मतलब यहाँ पे सरल लोलक का सिद्धांत काम कर रहा है, ठीक है। और उसके सभी नियम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या क्या होंगे, लागू होंगे, ठीक है। तो ये बच्चे के शरीर को जब हम मान लेते हैं कि आपका पिंड, तो अब हम डोरी की लंबाई देख लेते हैं। थोड़ा सी बच्ची को मैं ऊपर बिठाता हूँ, यहाँ पे मान लो बैठी इस प्रकार से। तो अब ये बैठी हुई है, तो अब देखो ये डोरी की लंबाई आधार से यहां तक, ये हो गया एल का मान, अभी इतना है एल, ठीक है, ये एल हो गया, जो भी होगा एक्स वाई जेड। दूसरा कंडीशन, अब हम बच्ची को खड़ा कर देते हैं, तो बच्ची जो है बैठने की बजाय अब क्या हो गई, इस प्रकार से खड़ी हो गई, वही बच्ची है, इस प्रकार से खड़ी हो गई। अब खड़े होकर के ये झूल रही है, पकड़ लिया इसने, ठीक है। तो अब जो पिंड पहले छोटा था, जब वो बैठी थी तब पिंड छोटा था, जब खड़ी हो गई तो पिंड का आकार बढ़ गया। पिंड का आकार बढ़ गया मतलब अब पिंड इस पूरे बच्ची के खड़े हुए शरीर को मानेंगे। तो अब रस्सी की लंबाई क्या हो जाएगी, कम। रस्सी नहीं बदला है, बस पिंड का आकार बदला है, तो लंबाई ऑटोमेटिक क्या हो गई, कम हो गई। तो अब लंबाई जो है वो ये हो गई। अब आप स्पष्ट देख सकते हो कि जब बच्ची बैठी अवस्था में है, जब बच्ची बैठी है, तब L का मान, लंबाई का मान अधिक हो रहा है, और जब बच्ची खड़ी हो जा रही है तब L का मान क्या हो जा रहा है, लंबाई का मान क्या हो जा रहा है, कम। आवर्तकाल का नियम क्या कहता है कि वो लंबाई के समानुपाती है। यदि L कम हुआ तो T अर्थात आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम। आवर्तकाल कम होना मतलब दोलन पूरा करने में कम समय लगना। दोलन पूरा करने में कम समय लगना मतलब गति क्या है, तेज है, तभी वो जल्दी क्या कर ले रहा है, दोलन पूरा कर ले रहा है। बैठी अवस्था में अगर देखें तो L का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जा रहा है। तो L का मान अधिक मतलब T या आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आवर्तकाल अधिक होना मतलब दोलन पूरा करने में ज्यादा समय लेना, दोलन पूरा करने में ज्यादा समय लेना मतलब गति क्या है, कम है। तो इससे ये साबित होता है कि बच्ची जब झूले पर बैठी हुई अवस्था में रहती है तो L का मान अधिक हो जाता है, क्योंकि वो बैठी हुई अवस्था में है।
तो एल का मान अधिक मतलब आवर्तकाल अधिक, आवर्तकाल अधिक मतलब धीमी गति। जब बच्ची खड़ी हो जाती है तो पिंड का साइज थोड़ा बढ़ गया तो उसकी तुलना में जो उसका लेंथ है वो क्या हो गया, कम। एल कम तो आवर्तकाल कम, आवर्तकाल कम मतलब दोलन पूरा करने में कम समय लगेगा, मतलब लड़की तेज गति से झूलेगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मैंने दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा था कि जो पेंडुलम घड़ियां होती हैं ये गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाती हैं और ठंडी के दिनों में तेज हो जाती हैं, क्यों? अब एकदम ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता, लेकिन आता है और क्वेश्चन बनता है। अब इसमें एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पेंडुलम घड़ी होती है वो इस प्रकार से किसी रस्सी से नहीं लटके रहती, धातु से बने हुए किसी तार से, किसी चैन से, किसी मटेरियल से लटके रहती है। ये किससे बना हुआ रहता है, धातु से। तो ये हो गया पिंड। ठीक। अब देखो पहला कंडीशन, गर्मी वाला कंडीशन। तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में आपको पता है गर्मी के चलते धातु में हल्का सा क्या होता है, प्रसार होता है। तो गर्मी में हल्का सा ये आपका प्रसार होकर के ये जो आपका इसका धातु का रस्सी है या तार है जो भी, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, लंबा। मतलब एल का मान क्या हो गया, अधिक। एल का मान अधिक मतलब क्या हो गया, आवर्त काल जो है वो आपका अधिक। आवर्त काल अधिक होना मतलब दोलन पूरा करने में अधिक समय लेना, मतलब गर्मी में ये क्या हो जाएगा, सुस्त। सर्दी में क्या होगा, थोड़ा सा इसमें सिकुड़न होगा, संकुचित होगा हल्का सा। तो एल का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम। एल का मान कम तो आवर्त काल कम। आवर्त काल कम मतलब दोलन पूरा करने में समय कम लेगा और सर्दी में ये क्या हो जाएगी, तेज। सारा खेल है आपका एल का। अब आप सोच रहे होंगे खाली एल का तो खेल नहीं है सर, ग्रेविटी का भी खेल है। तो ये क्वेश्चन उसी के लिए है कि लोलक घड़ियां अंतरिक्ष में कार्य नहीं करती हैं, क्यों? रीजन है कि ये जो आपका लोलक घड़ी होती है ना, ठीक, ये लोलक घड़ी जो है इस प्रकार से इधर जाती है एक बार, फिर बीच में आती है, फिर इधर जाती है, फिर बीच में आती है, फिर इधर जाती है। ठीक है। तो एक तरफ विस्थापित होता है, फिर बीच में आता है, फिर विस्थापित होता है, फिर बीच में आता है। तो उसको बीच में लाता कौन है पता है, ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर नहीं रहेगी तो वो बीच में आएगा ही नहीं, एक तरफ विस्थापित हुआ तो हो गया, अनंत काल तक वो वापस नहीं आने वाला। अब ऐसा क्यों सर, तो फॉर्मूले से हम समझ लेते हैं ऐसा क्यों। ठीक है, ये देखो मैं आपको बताया था ये फॉर्मूला कि जो आवर्त काल होता है वो ग्रेविटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ग्रेविटी जो है वो आपका बढ़ती है तो आवर्त काल जो है वो आपका घटता है, ग्रेविटी कम होती है तो आवर्त काल बढ़ता है। अंतरिक्ष में क्या कंडीशन है, अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी है ही नहीं ना बेटा, अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी जीरो है। अंतरिक्ष में क्या है, ग्रेविटी जीरो है। तो यदि t बराबर मैं 1/0 कर दूं तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। t का मान, आवर्त काल का मान क्या हो जाएगा, अनंत। दोलन पूरा करने में अनंत समय लगेगा, मतलब अंतरिक्ष में कोई पेंडुलम, कोई भी सरल लोलक यदि आप एक दिशा में विस्थापित किए तो और वो वापस नहीं आने वाला और वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी वहां पे जीरो है। ठीक, जो जिस दिशा में विस्थापित होगा वो उसी दिशा में विस्थापित हो गया, वापस नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी जीरो होती है, इसीलिए आवर्त काल का मान हो जाता है अनंत। तो इसीलिए जो दोलक घड़ियां हैं, पेंडुलम घड़ियां हैं, वो आपका स्पेस में कार्य नहीं करती हैं। स्पेस में और चंद्रमा में फर्क है ना बेटा, चंद्रमा में ग्रेविटी है, स्पेस में ग्रेविटी, अंतरिक्ष में नहीं। ठीक है, ये लोलक घड़ी चंद्रमा में काम करेगी लेकिन धीमी गति से काम करेगी क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। ठीक है, तो वहां पे वो धीमी गति से क्या करेगी, आपका काम करेगी। लेकिन स्पेस में तो आपका बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है, जी का मान जीरो है, तो टी का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ये हो गया सरल लोलक से बनने वाले क्या आपके क्वेश्चन। ठीक, तो हमने जो है आपका पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत, आवर्ती गति के अंतर्गत कंपनी या दोलनी गति को ही अभी समझा है। अब हम गति के दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं जो कि है वृत्तीय गति।
वृत्तीय गति को क्या कहा जाता है? सर्कुलर मोशन कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब वृत्तीय गति बहुत ही इजी है और इसके जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, वो भी आपके इजी हैं। जब भी कोई पिंड जो है आपका, जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जब भी कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर या पथ पर गति करता है, तब उसकी गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति जो है वो आपका कहलाती है। और जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उस पर दो प्रकार के फोर्स, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा जो होता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर दो प्रकार के बल जो है वो कार्य करते हैं। एक है अभिकेंद्रीय बल और दूसरा है आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक, पूर्ववर्ती क्लास में जब मैं आपको चार्ट बता रहा था, उस चार्ट में भी इस चीज को मैंने इंगित किया था। ठीक, अब देखिए क्या है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इसको समझने से पहले डायरेक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। अभिकेंद्रीय बल की खोज न्यूटन ने की है, सर आइजैक न्यूटन। इसको किसने खोजा? न्यूटन ने जो है वो आपको खोजा है। जबकि जो आपका अपकेंद्रीय बल है, इसकी खोज क्रिस्टियन हाइगन्स ने की है। क्रिस्टियन हाइगन्स के द्वारा इसकी खोज की गई है। दूसरा फैक्चुअल चीज, इसमें अपकेंद्रीय बल जैसा चीज एक्चुअल में होता है नहीं। कोई भी पिंड जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है ना, तो वास्तविक में उसके ऊपर एक ही बल कार्य करता है, या किसी पिंड को वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए एक ही बल रिक्वायर्ड होता है, वो है आपका अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ही एक्चुअल में वास्तविक बल है। तो फिर अपकेंद्रीय बल क्या है सर? अपकेंद्रीय बल उसका एक रिफ्लेक्शन है, मैं आगे आपको बताऊंगा, उसका एक प्रतिक्रिया बल है। ये कैसा बल है? एक प्रकार का प्रतिक्रिया बल है, या इसको कल्पित बल कहते हैं। कल्पित बल मतलब इमेजिनरी फोर्स है, समझ लो। ठीक है, कल्पना वाला बल है, वास्तविक में ये होता नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक जो बल है वो है अभिकेंद्रीय बल। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बेटा, उसको अधिकांश छात्र गलत करके आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि वृत्तीय गति करने के लिए कौन से बल अनिवार्य हैं। वृत्तीय गति करने के लिए कौन सा बल अनिवार्य है? ऑप्शन ए रहता है अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। अधिकांश लोग आंख मूंद के तुरंत इसको टिक लगा देते हैं कि भाई वृत्तीय गति करने के लिए, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दो प्रकार के बल काम करते हैं जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, तो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन सी सटीक बैठेगा, ए और बी दोनों गलत। मैंने अभी बताया कि ये वास्तविक बल है, वृत्तीय गति करने के लिए यही चाहिए, ये तो केवल कल्पनाशील बल है। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसा पूछता है, निम्न में से किस बल के अभाव में वृत्तीय गति नहीं हो सकती? तब भी आंसर है आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल है, जबकि अपकेंद्रीय बल जो है एक आपका
प्रतिक्रिया बल या आपका बोल सकते हैं कल्पित बल है। ठीक है, अब चित्र के माध्यम से जो है मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ठीक, अब मान लो ये कोई पिंड जो है ये वृत्तीय पथ का इस प्रकार से अनुसरण कर रहा है, क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो दो बल काम करेंगे, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, फिर हिंदी वाले उल्टा डाउट में आ जाएंगे, सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्र, इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है अभिकेंद्र, मतलब केंद्र की ओर। तो केंद्र की ओर जो आपका लगने वाला बल है, ये जो रेड कलर में इस प्रकार से जो बल लग रहा है, ये क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। जो केंद्र की ओर लगता है वो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जबकि केंद्र से बाहर की ओर, जबकि केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला जो बल है वो कहलाएगा क्या, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल, और केंद्र के भीतर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल। गॉट इट। जो भीतर की ओर लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बाहर की ओर लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें से क्या जरूरी है, मैंने बोला इसमें से जो आपका अभिकेंद्रीय बल है यही जरूरी है, यही वास्तविक बल है। ठीक है, जबकि ये वाला जो है बाहर की ओर जो लगता है ये कल्पनाशील बल है, ये प्रतिक्रिया बल है। इसके अभाव में भी वृत्तीय गति हो सकती है, लेकिन इस अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वृत्तीय गति नहीं हो सकती है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं एक एक कर समझा दे रहा हूँ। पहले भी केंद्रीय बल को बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम देखेंगे अब केंद्रीय बल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अभिकेंद्रीय बल के बारे में। बार बार तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स, केंद्र की ओर लगने वाला जो है वो आपका बल। ठीक है, तो जो जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई वही मैंने यहाँ पे आपका पहले से लिख रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, क्योंकि आज से क्लास में थोड़ी ज्यादा चीजें पढ़नी है अपने को। जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर जो है वो आपका चलती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तब उस पर कोई बल केंद्र की ओर जब कार्य करता है तो इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो भीतर की ओर, केंद्र की ओर जो कार्य करेगा उसी को अभिकेंद्रीय बल कहा जाएगा। और यहाँ पे मैं 3 स्टार करके यहाँ पे इस वर्ड को मेंशन करता हूं कि इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार पथ पर नहीं चल सकती है। तो वृत्तीय गति करने के लिए कौन सा बल अनिवार्य है, उत्तर लेना है आपको, अभिकेंद्रीय बल जो है वो आपका अनिवार्य है। ठीक है, इमेज के माध्यम से कुछ कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, देखिए अब एक इमेज के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। यहाँ पे देखो एक बच्ची है जो एक बाल्टी को पकड़ के रस्सी में ऐसा इस प्रकार से घुमा रही है। इस बाल्टी के अंदर पानी है लेकिन वो पानी भी नहीं गिर रहा है, ना ही वो बाल्टी जो है वो आपका अपने पथ को छोड़ रही है, वो इस प्रकार से वृत्तीय गति कर रही है। रीजन ये है कि जब किसी भी पिंड को रस्सी से पकड़ करके आप ऐसा गोल घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जो तनाव रहता है, जो खींचे हुए रहता है, ठीक है, डोरी में आपको एक तनाव महसूस होता है, वह भी अभिकेंद्रीय बल है। यदि मान लो वो डोरी लूज हो जाए, मतलब धीमी गति से आप घुमाओगे तो डोरी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो लूज हो जाएगी तो जो पिंड अपने वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है वो अपने पथ पे बना रहेगा क्या, नहीं, उसकी गति बिगड़ जाएगी, वो अपने पथ को छोड़ देगा। ठीक है, या फिर यदि आपका वो जो बाल्टी है, अगर मान लो आपने रस्सी को छोड़ दिया तब भी वो अपने पथ पर नहीं बने रहेगी, बाहर जा गिरेगी। तो वो रस्सी का जो तनाव है, वो रस्सी का तनाव ही अभिकेंद्रीय बल है जो उस बाल्टी को, उस वस्तु को उसके वृत्ताकार पथ पे बनाए रखा हुआ है। ठीक है,
यही बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब इसके क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक मौत के कुएं की दीवार पर जो आपके बाइकर होते हैं, वो जो बाइक चलाते हैं, ये वो एक एग्जाम्पल हो गया। जो पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह होते हैं, वो पृथ्वी की जो परिक्रमा करते हैं, या पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, वो भी जो है इसी अभिकेंद्रीय बल के चलते जो है वो कर रहा है। कैसे? यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, डिटेल से आप पढ़ लेना पीडीएफ में। एक बार मैं यहाँ पे पढ़ के जो है आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल मौत के कुएं में दीवार पर जो मोटरसाइकिल अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, इसी का प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। यहाँ पे जो स्पीड से बाइकर जो है वो आपके चलाते हैं, ठीक है, तो अगर ये स्पीड धीमा कर देंगे तो ये नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि इस कुएं की दीवार पर जो है अंदर की ओर, इस बाइक में अंदर की ओर क्या बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल लगता है। बाइक में अंदर की ओर क्या लगता है? अभिकेंद्रीय बल। इसके विपरीत इसका प्रतिक्रिया बल बाहर की ओर लगता है, जो बाइक मौत कुएं की दीवार पर लगाता है। तो जो बाहर की ओर लगता है वो क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ये केवल प्रतिक्रिया बल है। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए ये बाइक जो है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगाता है और ये इस दीवार पर टिका रहता है। तो इसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है वो इस बाइक का स्पीड है। अगर स्पीड कम हुआ तो प्रॉपर अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर ये दबाव नहीं बना पाएगा और ये गिर जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार के जो आपके ग्रह होते हैं, सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति और ग्रहों के चारों तरफ प्राकृतिक उपग्रह हो या कृत्रिम उपग्रह, उनकी गति एक निश्चित ऑर्बिट में होती है। और वो निश्चित ऑर्बिट में बनाए रखने का काम कौन कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी क्या प्रदान कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कई प्रकार से हो सकता है। बाल्टी वाले एग्जाम्पल में रस्सी का तनाव अभिकेंद्रीय बल था। बाइक वाले एग्जाम्पल में बाइक की स्पीड उसका अभिकेंद्रीय बल है। ये पृथ्वी वाले ग्रहों के वाले आपके एग्जाम्पल में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसका अभिकेंद्रीय बल है। मतलब वो बल जो उसको वृत्ताकार पथ पे बना के रख रहा है वो उसका अभिकेंद्रीय बल है। वो गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है, घर्षण बल भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है अपकेंद्रीय बल। तो मैंने बताया ये तो केवल प्रतिक्रिया बल है, कल्पित बल है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो जिस बल के कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से बाहर की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। शुरुआत में मैंने बताया भीतर की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल। यह एक आभासी बल है, काल्पनिक बल है, प्रतिक्रिया बल है, जो अभिकेंद्रीय बल के समान और विपरीत दिशा में कार्य करता है। वास्तव में एक कल्पित बल है, वास्तविक नहीं। आगे हम गति के नियम पढ़ेंगे। किसकी गति के नियम? न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति में जो 3 नियम होते हैं उसमें तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ये चीज आप बचपन से सुने होंगे। तो वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर जो अभिकेंद्रीय बल होती है उसकी भी प्रतिक्रिया होती है, जो अपकेंद्रीय बल के रूप में परिभाषित की जाती है। तो ये वास्तविक बल नहीं है। वास्तविक बल अभिक्रिया आपका अभिकेंद्रीय बल ही है। उसका प्रतिक्रिया बल क्या है? आपका अपकेंद्रीय बल, जो किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर लगेगा। तो वॉशिंग मशीन जो है वो इसी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो है वो आपके कार्य करते हैं। वॉशिंग मशीन के भीतर जो कपड़े सूख जाते हैं वो इसलिए सूख जाते हैं क्योंकि जब वो तेजी से घूमता है तो ये जो आपका कपड़ा होता है ना, ये तेजी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो कपड़ा धुलने के बाद सूख कैसे जाता है? ये बहुत तेज गति से रोटेट होने लगता है और यहाँ पे कपड़े के जो पानी होते हैं उन पर जो है क्या होता है? अपकेंद्रीय बल लगता है और ये पानी बाहर की ओर इस प्रकार से निकल जाते हैं। अब वो सॉक्स या मोजा तो बाहर नहीं निकल सकता ना, क्योंकि छेद उतना बड़ा है नहीं। तो इसके भीतर का जो पानी है वो आपका बाहर निकल गया। किसके चलते? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते, अपकेंद्रीय बल के चलते। सेम जो आपका क्रीम सेपरेटर होता है ना, दूध से मक्खन निकालने वाला जो आपका मशीन होता है,
वो भी बहुत तेज गति से। बॉटल में जब दूध को डाल देते हैं और उसको तेज गति से घुमाते हैं तो दूध में जितने भी वसा वगैरह कण हैं सब वो लास्ट की ओर जम जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्रीम सेपरेटर होता है जिसमें से दूध से मक्खन निकाला जाता है, या फिर प्रयोगशाला में जितना भी सेंट्रीफ्यूज वाला मशीन होता है, वो सब इसी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ों को पृथक करने के लिए, मान लीजिए पहले ज़माने में, अब तो उतना चलन में नहीं है, पूर्व समय में क्या होता था कि पेन की रिफिल जो है इंक ढंग से काम नहीं करती थी। तो ये जो आपका जिधर निब है और जिधर ऊपर है, ऊपर की तरफ रस्सी बांध करके इस प्रकार से हम लोग घुमाते थे। तो उससे क्या होता था, अपकेंद्रीय बल पड़ता था और जहां जहां पे इंक अटकी हुई होती थी वो अपने सीधे शेप में आती थी और वो रिफिल अच्छे से चलने लगता था। तो इसका रीजन है आपका अपकेंद्रीय बल। उसके बाद आपने देखा होगा कि मोड़ पर जो है आपका जो गाड़ियां चलती हैं, कार चलती हैं, बस वगैरह चलते हैं, तो जब भी वो मुड़ता है तो बाहर की ओर जो है व्यक्ति को झुकाव महसूस होता है। खिड़की वगैरह खोले रहेगा तो व्यक्ति जो है अवश्य रूप से जो है गिर भी जाएगा। इसका रीजन भी ये है कि यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर क्या लगता है, आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। अब ये जो गाड़ी है ये वृत्ताकार पथ पर इसीलिए चल रही है क्योंकि सड़क का जो घर्षण बल है ना, ये इसको वृत्ताकार पथ पे बना के रखा हुआ है। ज्यादा अगर तेज गति से घूमेगी तो घर्षण बल कम हो जाएगा, मतलब अभी केंद्रीय बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे घर्षण बल अभी केंद्रीय बल है जो उसको वृत्तीय पथ पे बना के रखा हुआ है। यदि ज्यादा तेज गति से घूमेगा तो घर्षण बल कम होगा, मतलब टायर जो है वहां से चिपक नहीं पाएंगे और ये पलट जाएगा। ठीक है, तो अभी केंद्रीय बल इसको भीतर खींच के रखा हुआ है, वृत्तीय पथ पे रखा हुआ है। लेकिन इसका विपरीत एक बल लग रहा है बाहर की ओर जो कि है अपकेंद्रीय बल, जिसके चलते व्यक्ति जो है वो आपका दरवाजे से ऐसा चिपक जाता है, गिरने की क्या करता है, आपका कोशिश करता है। ठीक है, अब अंतिम में मैं आपको बता रहा हूं अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल में अंतर। अंतर आप समझ जाएंगे क्योंकि अभी पढ़ाने के दौरान सारी चीजों को मैंने आपको बता दिया है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण, सॉरी, अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल में क्या आपका अंतर। अपकेंद्रीय बल केंद्र से दूर की तरफ लगता है जबकि अभिकेंद्रीय बल दिशा की ओर लगता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अपकेंद्रीय बल को केंद्र पसारक बल होता है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर, और अभिकेंद्रीय बल केंद्राभिसारी बल होता है, मतलब केंद्र से भीतर की ओर। अपकेंद्रीय बल आभासी होता है, यहाँ पे मैं पढ़ाया हूं पहले अभिकेंद्रीय बल हूं फिर अपकेंद्रीय बल हूं, लेकिन अंतर में पहले अपकेंद्रीय बल है फिर अभिकेंद्रीय, तो आप कंफ्यूज मत होना। अपकेंद्रीय बल एक आभासी बल है जबकि वास्तविक बल क्या होता है, आपका अभिकेंद्रीय बल होता है। क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि अभिकेंद्रीय बल को न्यूटन ने खोजा है जबकि अपकेंद्रीय बल को क्रिस्टियन हाइगन्स के द्वारा जो है वो आपका खोजा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। और वृत्तीय गति के अंतर्गत हमने देख लिया क्या, अभिकेंद्रीय बल और आपका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे बढ़े, अगला जो हमारा पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत जो गति है वो है प्रक्षेप्य गति। मैंने पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत चार्ट में आपको 3 गति बताया था। पहला कंपनी या दोलनी गति जिसका अध्ययन हमने कर लिया, दूसरा वृत्तीय गति जिसको अभी पढ़ चुके, तीसरा है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति को कर्वीलीनियर मोशन कहा जाता है, कर्वीलीनियर मोशन। ठीक है, प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य गति होता क्या है पहले वो समझ लो, फिर प्रक्षेप्य गति में कुछ कॉन्सेप्ट है हम उसको देखेंगे। पहले परिभाषा लिख दे रहा हूं मैं, क्षैतिज से भिन्न, क्षैतिज से भिन्न जो आपकी गति होती है, ठीक है, केवल क्षैतिज से नहीं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर से भिन्न पिंड की जो गति होगी उसको कहा जाता है प्रक्षेप्य गति। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिशा से भिन्न जो गति होगी उसको कहते हैं प्रक्षेप्य गति। मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब गति ऐसा सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए,
क्षैतिज रेखा में, एकदम सीधी रेखा में गति नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसा ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए, एकदम वर्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा एकदम क्षैतिज होगा, एकदम ऊर्ध्वाधर होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, तो फिर वो तो लीनियर मोशन कहलाएगा ना, वो तो स्थानांतरी गति कहलाएगा, जो मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो इस प्रकार से स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऐसा कर्व में होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से कर्व में होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसको कर्वी लीनियर मोशन या प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे मान लो एक फुटबॉलर फुटबॉल को जब लात मारता है तो फुटबॉल इस तरीके से जो है वो आपका ऊपर जंप होता है, फिर नीचे जो है वो आपका आधार पे गिरता है। तो जो एक कर्व वाला आपका मोशन होता है उसको कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं या प्रक्षेप्य गति कहते हैं। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको परवलयाकार गति कहते हैं। परवलयाकार, परवलयाकार गति, परवल के आकार का गति, इसीलिए मैंने परवल का चित्र भी यहाँ पे रखा हुआ है पहले से, ठीक है। परवल के आकार की गति मतलब परवल का आकार कुछ ऐसा होता है ना, बस बेटा ऐसी गति, ये परवल के आकार से बना है परवलयाकार, इस प्रकार की जो गति होती है, इसीलिए इसको परवलयाकार गति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से भिन्न दिशा में जो गति होगी वो कहलाता है आपका कर्वी लीनियर मोशन। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से भिन्न जो गति होगी उसको परवलयाकार गति या प्रक्षेप्य गति कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने एक फुटबॉलर का दिया है ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत हम देखने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे उड्डयन काल क्या होता है, फिर हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में, और अंतिम में हम बात करेंगे परास के बारे में। उड्डयन काल इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ऊंचाई हाइट या मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, परास इंग्लिश में कहेंगे इसको रेंज, ठीक है। तो एक एक करके देखें। पहले हम बात कर लेते हैं कि उड्डयन काल क्या होता है, ये क्या चीज है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, उड्डयन काल। अब देखो क्या है कि जब भी कोई पिंड जो है परवलयाकार गति करता है, कर्वी लीनियर मोशन जो है वो आपका करता है या प्रक्षेप्य गति करता है, तो केवल ऐसा फुटबॉल नहीं, मान लो आप कोई पत्थर फेंकोगे तब भी वो इस प्रकार से गति करेगा, करेगा, ठीक है। खुद आप लॉन्ग जंप में कूदते हो तब भी इस प्रकार की गति करते हो। जब आप गोला फेंकते हो, भाला फेंकते हो, तो वो भाला या गोला भी इस प्रकार की गति करके जाके सामने गिरता है। इवन जो हम मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, युद्ध में जो मिसाइल प्रयोग होता है, अब मिसाइल ऐसा थोड़ी होता है कि मिसाइल यहां से ऐसा निकला, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा जहां भेजना था वहां जाकर गिर गया, ऐसा पथ पे तो नहीं जाता ना वो मिसाइल, है ना। ऐसा गया यहाँ जाकर गिर गया, ऐसा नहीं होता। मिसाइल भी यहाँ से दागते हैं तो कुछ इस प्रकार से मूव करके यहाँ पे जाकर के टारगेट को जो है वो आपका दागता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उस गति को हम क्या कहते हैं, परवलयाकार गति। अब इसमें परवलयाकार गति या प्रक्षेप्य गति में उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि कोई भी पिंड जब प्रक्षेप्य गति करता है तो जब तक वो हवा में है, जब तक वो उड़ रहा है, तब तक का जो समय होता है वो उसका उड्डयन काल कहलाता है। साधारण भाषा में कहूं तो पिंड, ठीक है, जितना समय तक हवा में है या पिंड जितने समय तक उड़ रहा है वो उसका उड्डयन काल है बेटा, ठीक है। या सही परिभाषा बोलोगे तो ये हो जाएगा कि पिंड जो है आपका एक स्थिति से दूसरे स्थिति तक परवलयाकार पथ का अनुसरण करते हुए पहुंचने में जितना समय लेता है वो उसका उड्डयन काल है। उसको मैं सरल भाषा में आपको बता दिया कि भाई यहाँ
ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में उसने जो समय लिया वही उसका उड्डयन काल है। ठीक है, या जब तक ये हवा में था, जब तक ये उड़ रहा था, जितने समय तक, वही उसका उड्डयन काल है। फॉर एग्जाम्पल यहां से ये आपका किक मारा, अब ये ऐसा हवा में ऐसा ये जाते हुए यहाँ पे गिरा, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में मान लो उसको 2 सेकेंड लगा, तो ये बॉल 2 सेकेंड तक किसमें था, हवा में था, वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, वही उसका उड्डयन काल है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट क्या है, ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट किसकी, पिंड की, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब देखो क्या है, इसी बाल के एग्जांपल के रूप में लो, ये पिंड यहां पर था, फिर यहां पर था, किससे मैक्सिमम हाइट, क्षैतिज से, पिंड की क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल लेवल से, होराइजन से अधिकतम दूरी, पिंड की क्षैतिज से अधिकतम दूरी क्या कहलाएगी, उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। क्षैतिज क्या है, ये क्षैतिज है ना, ये हॉरिजॉन लेवल है। ठीक है, पिंड जब आपका यहां था, फिर यहाँ था, तो यहाँ पे यहाँ था, फिर यहाँ था, तो यहाँ पे हाइट इतना है, यहाँ पे हाइट इतना जा रहा है, यहाँ पे हाइट इतना जा रहा है, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगा बीचों बीच इतना। ठीक है, फिर इधर नीचे आएगा तो और कम हो जाएगा, इधर नीचे आएगा तो और कम हो जाएगा, इधर नीचे आएगा तो और कम हो जाएगा। तो जब वो सबसे पीक पॉइंट पर रहता है, सबसे पीक पॉइंट पर यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे है, तो ये जो है यहां से अगर हम देखें ऊंचाई को, यहां से नापें, ठीक है, तो इनके बीच कितने डिग्री का जो है एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल में ही पिंड की ऊंचाई क्षैतिज से सबसे ज्यादा होगी, बाकी एंगल में देख लो ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होएगी। तो जब भी कोई पिंड परवलयाकार गति करता है, प्रक्षेप्य गति करता है, तो उस क्षैतिज से इसका जो आपका मैक्सिमम हाइट होता है, ऊंचाई होता है, वो कितने डिग्री पर होता है, तो वो होता है 90 डिग्री पर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो ऊंची कूद के खिलाड़ी होते हैं, हाई जंप के जो आपके खिलाड़ी होते हैं, इनका मेन गोल होता है ज्यादा से ज्यादा हाइट अचीव करना, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई अचीव करना और हर्डल को कूद करके पार करना। तो मैक्सिमम हाइट मैंने यहां पे बता दिया आपको समझा के कि कितना डिग्री में मिलता है, मैक्सिमम हाइट मिलता है 90 डिग्री में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक ऊंची कूद का जो प्लेयर है, एक हाई जंप का जो आपका प्लेयर है, उसको अपना शरीर कितने डिग्री में उछालना चाहिए। तो सर यहां पे तो दिख रहा है कि 90 डिग्री में मैक्सिमम हाइट मिलता है, तो ऊंची कूद के खिलाड़ी को अपना शरीर जो है वो 90 डिग्री में उछालना चाहिए। गलत। ऊंची कूद के खिलाड़ी को ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा 90 डिग्री से कम में उछालना चाहिए। रीजन क्या है, 90 डिग्री में खुद को उछालेगा तो उछलेगा वहीं पे गिर जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री में खुद को उछाल रहा है। लेकिन क्या ऊंची कूद के खिलाड़ी को खाली उछल के गिरना होता है? नहीं, उछल के थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ना होता है ना, उस हर्डल को पार करके। तो एकदम 90 डिग्री में खुद को उछालेगा, उछल के गिर जाएगा। इससे अच्छा क्या है, 90 डिग्री से हल्का से कम में खुद को उछाले, इतने में उछाले, तो वो अधिकतम ऊंचाई भी प्राप्त करेगा और हर्डल को पार करके आपका इधर गिरेगा भी। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ऊंची कूद के खिलाड़ी को अपने शरीर को कितने डिग्री में उछालना चाहिए। कभी 90 डिग्री मत टिक करना या 90 डिग्री से अधिक मत टिक करना। इसका सही आंसर है 90 डिग्री से थोड़ा सा कम। ठीक है, ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अंतिम कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, परास।
ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है इसको रेंज। अब इसका मतलब क्या होता है, परास या रेंज का मतलब क्या होता है? देखो मैंने दो चीजें आपको बताई, उड्डयन काल बताया, जब तक ये हवा में रहता है वो उसका क्या है, उड्डयन काल, या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में जो समय लगा वो क्या कहलाएगा, उसका उड्डयन काल। मैक्सिमम हाइट बता दिया कि 90 डिग्री पर क्षैतिज से इसका हाइट जो है वो मैक्सिमम रहता है। अब है परास या रेंज। परास या रेंज मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं परिभाषा के रूप में बताऊं, ठीक है, परास को या आपका रेंज को, तो इसको कहते हैं पिंड द्वारा तय की गई दूरी। पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसका परास या रेंज है। मतलब अगर पिंड इस प्रकार से परवलयाकार गति करके यहाँ पे पहुंचा, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो क्षैतिज दूरी रहेगी, पिंड द्वारा तय की गई कैसी दूरी, क्षैतिज दूरी। मान लो ए से बी की दूरी 150 मीटर है, 150 मीटर इसने जो है वो आपका तय किया, तो इसका रेंज या परास क्या कहलाएगा, 150 मीटर कहलाएगा। ठीक है, अब परवलयाकार गति में, प्रक्षेप्य गति में, आपका कर्वीलिनियर मोशन में सबसे ज्यादा दूरी तय करने के लिए किसी भी पिंड का जो सबसे अच्छा एंगल होता है ना, वो होता है 45 डिग्री। ये सबसे राइट एंगल है। ठीक है, अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए किसी भी पिंड को 45 डिग्री पे उछलना चाहिए, तब वो अधिकतम क्या प्राप्त करेगा, अधिकतम दूरी प्राप्त करेगा, अधिकतम परास प्राप्त करेगा, मैक्सिमम रेंज तक वो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि लंबी कूद के खिलाड़ियों को कितने डिग्री में खुद को उछालना चाहिए, लॉन्ग जंप के खिलाड़ियों को अपने शरीर को कितने डिग्री में जो है वो उछालना चाहिए। दूसरा, भाला फेंक के जो खिलाड़ी होते हैं, जुवेलियन थ्रो, इनको अपने भाला को कितने डिग्री में फेंका जाना चाहिए। तो देखो, जो लंबी कूद के खिलाड़ी होते हैं इनका जो मेन गोल होता है मैक्सिमम रेंज प्राप्त करना, मैक्सिमम परास प्राप्त करना। तो भाई मैक्सिमम हाइट के लिए तो मैंने 90 बताया था, लेकिन ऊंची कूद का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि ऊंची कूद में थोड़ा सा पार भी करना पड़ता है, तो 90 से थोड़ा सा कम। अब यहां पे मैंने बताया कि मैक्सिमम परास मिलता है 45 डिग्री में, तो इस लंबी कूदते खिलाड़ी को अपने शरीर को 45 डिग्री में उछालेगा, तब वो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम परास प्राप्त करेगा। तो इसके लिए सही आंसर हो जाता है 45 डिग्री। लेकिन भाला फेंक में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। भाला फेंक के जो आपके खिलाड़ी होते हैं उनको अपने भाला को 45 डिग्री में नहीं फेंकना चाहिए, उनको अपने भाले को 45 डिग्री से थोड़ा सा कम में फेंकना चाहिए। क्यों, उसको भी मैं समझाऊंगा। भाला फेंक के खिलाड़ियों को 45 डिग्री से कम में फेंकना चाहिए। रीजन क्या है बेटा, देखो उसका रीजन है, एक चित्र के माध्यम समझा रहा हूं। ठीक, ये एक खिलाड़ी है, किसका, लंबी कूद का। ठीक है, इसको कूदना है, मैक्सिमम कितना ही कूद ले कोई व्यक्ति, मुझे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं पता, आप सर्च कर लेना। ठीक है, कितना मीटर कोई व्यक्ति जो है जंप लगा सकता है, 8 फीट, 10 फीट, 13 फीट, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जितना भी जंप लगाए वहां पे पृथ्वी का आकार इसको प्रभावित नहीं करेगा। कैसे, तो इसको 45 डिग्री पे ही खुद को उछालना चाहिए। लेकिन भाला फेंक में सिचुएशन बदल जाता है। भाला फेंक में सिचुएशन कैसे बदल जाता है, क्योंकि वहां व्यक्ति खुद को नहीं उछालता, वो भाला को फेंकेगा और भाला बहुत दूर तक जाएगा। खुद को उछालने की तुलना में भाला वो कई सौ मीटर दूर जो है वो आपका फेंक सकता है। तो कई सौ मीटर दूर फेंकेगा, तो यहाँ पे पृथ्वी का जो गोलाकार आकार है ना, वो प्रभावित करता है। नॉर्मल देखोगे तो पृथ्वी फ्लैट दिखाई देती है, लेकिन वहीं आप अपने मोबाइल का कैमरा निकालो और अल्ट्रा वाइड एंगल में शिफ्ट करो, आपको थोड़ा सा पृथ्वी कर्व रूप में दिखाई देगा, ऐसा उभरा हुआ, है ना। समुद्र किनारे जाओगे तब भी इस प्रकार से उभरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ठीक, तो भाला लंबी दूरी तक जाता है, तो खुद पृथ्वी का जो आपका नीचे का एरिया है वो कैसा है आपका, ये खुद किस आकार का है, थोड़ा सा परवल आकार का है।
और ये खुद आप फेंक रहे हो 45 डिग्री में, तो ये क्या करेगा, इसी के पाथ को जो है इस प्रकार से क्या करेगा, समानांतर जाएगा। तो ये लंबी दूरी जो है वो आपका नहीं तय कर पाएगा। 45 डिग्री में फेंकोगे तो इस प्रकार से वो यहाँ पे जाएगा, लेकिन अगर 45 डिग्री से आप कम में फेंकोगे तो ये परवलयाकार पथ का अनुसरण न करते हुए इस प्रकार से जाएगा और ज्यादा दूरी, मतलब इतना स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, ऐसा जा करके, उससे थोड़ा कम में फेंकोगे तो ऐसा जा करके ये लंबी दूरी जो है वो आपका तय करेगा। तो इस प्रकार के पृथ्वी का जो आपका शेप है उसको आपका मेंटेन करने के लिए जो भाला फेंक के खिलाड़ी होते हैं उनको जो है अपना भाला 45 डिग्री में ना फेंक करके 45 डिग्री से कम में जो है वो फेंकना चाहिए। जबकि जो आपके लंबी कूद के खिलाड़ी होते हैं उनको तो खुद को 45 डिग्री में ही उछालना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने गति के जो पूरे के पूरे प्रकार थे उन सभी प्रकारों का जो है वो आपका अध्ययन कर लिया। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने स्थानांतरीय गति देख लिया, घूर्णन गति देख लिया, और आपका आज की क्लास में पूरे के पूरे आवर्ती गति को भी जो है वो आपका पढ़ लिया है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से अंतिम में कहना चाहूंगा कि जो छात्र हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, स्क्रीन के नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आपको, वहां पे अपना नाम और प्रयोगशाला लिख करके हमको व्हाट्सअप कर दीजिए और हमारे निःशुल्क ऑनलाइन बैच से जुड़ जाइए। वहां पे बैच से जुड़ने के लिए लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां पे क्लासेस के लिंक के साथ साथ हर क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है, साथ ही जो छात्र मुझसे जो है पेड ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं हर क्लास में जानकारी देता हूं कि प्रयोगशाला परिचारक की जो है वो आपका जीएस वाला जो आपका पार्ट है उसका जो है आपका कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, उसको मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ इंडियन जियोग्राफी को इंक्लूड करके बहुत ही रिजनेबल फीस पर इसमें एडमिशन जो है वो आपका जारी है। अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं पेड ऑनलाइन कोर्स की, तब ये वाले नंबर पे हमको व्हाट्सअप करें 7470960094। फ्री वाले इस पे जो है वो आपका मैसेज ना करें, फ्री वाले जो नीचे नंबर है वहां पे मैसेज करें। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, सीजीपीएससी प्री, व्यापम के सारे जो आपके एग्जाम होते हैं उन सभी कोर्सेस हमारे द्वारा रन किए जाते हैं, जिसमें जीएस पार्ट पूरी तरीके से मेरे द्वारा ही जो है वो आपका कवर कराया जाता है। इनकी जानकारी के लिए भी आप इस पेड ऑनलाइन नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पे डिटेल जानकारी आपको एकेडमी मैनेजर के द्वारा दे दी जाएगी। बाकी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे जो आपका नंबर दिया हुआ है 9691192359, वहाँ पे आप हमको व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।